तो दिस इज द 8th लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। हम लोगों ने कल मतलब जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर 7, उसके अंदर हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने कहा था इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बैटरी इटसेल्फ। इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट ये होता है कि बैटरी के अंदर एक सर्टेन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से बैटरी के टर्मिनल की जो वोल्टेज होता है वो ईएमएफ से कम हो जाता है। कितना कम होता है दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन इंटरनल लॉसेस कितने हो रहे हैं। इंटरनल लॉसेस डिपेंड करता है कि सर्किट का करंट कितना ज्यादा है। अगर ओवरऑल सर्किट के अंदर करंट कम होगा तो डेफिनेटली आपके पास इंटरनल लॉसेस कम होंगे। अब वो करंट किस तरह कम होगा? अगर आपके पास एक्सटर्नल लोड ज्यादा है। ठीक है जी। हमने फाइनली ये देखा था, इसको डील किस तरह करते हैं। मैंने कहा था जस्ट लाइक एनी अदर रजिस्टर, जैसे आपके पास सीरीज में लगे हुए होते हैं, आप इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके ऊपर हम, पेपर 2 से भी पेपर 1 से भी। ठीक है। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है पेपर 1 का जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस का यूज एंड किरचॉफ का यूज जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा हमें। तो वो एक एमसीक्यू करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो पेपर 2 की तरफ जाएंगे आज। फिर हमने देखा था सीरीज एंड पैरेलल में इफेक्ट क्या होता है। सीरीज में जिस तरह बाकी रेजिस्टर्स एक्सटर्नल रेजिस्टर्स को आप सीरीज में ऐड करते हो उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है ओवरऑल। इसी तरह बैटरीज को जब आप सीरीज में लगाते हैं तो उनकी रेजिस्टेंसेज भी सीरीज में आ जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। पैरेलल में लगाने से उनकी रेजिस्टेंसेस रिड्यूस हो जाती है। दैट वुड बी डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। अगर सेम वैल्यू की दो लगे मतलब हाफ हो जाएगी, तीन लगे हुए तो 1/3 हो जाती है। ठीक है ना? यू नो दी कैलकुलेशन। अच्छा, फाइनली फिर हम लोगों ने एक छोटा सा और टॉपिक देखा था, जैसे इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने कहा था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोगों ने कहा था वोल्टेज इनटू चार्ज से हम क्या कहते हैं कैलकुलेट कर रहे हैं। पावर को हमने वर्डन अपॉन यूनिट टाइम से ड्राइव किया था। हमारे पास एक फॉर्मूला बनता पी इज टू वी आई, बेसिक डिफाइंड फॉर्मूला। उसके अलावा एस पर यूज आई स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर ओवर आर। मैंने कहा था इरिस्पेक्टिव ऑफ सर्किट बीइंग सीरीज सर्किट बीइंग पैरेलल, जो टोटल पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी होती है, जो पावर डिसिपेटेड एट ईच कंपोनेंट होती है, वो आपके पास सेम अमाउंट की आ रही होती है। मतलब सम है दैट्स इक्वल टू द टोटल पावर। ठीक है ना? अच्छा, इससे रिलेटेड भी एक एमसीक्यू है जिसमें हमें इसकी एडिशन पावर की इफेक्ट समझ में आएंगे। एक लास्ट टॉपिक जो मेरे सब टॉपिक जो लास्ट क्लास में हमारा रह गया था, सबसे पहले मैं उससे स्टार्ट करूंगा। एक छोटा सा ग्राफ होता है, एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है जो एमसीक्यूज में आ जाता है। तो वो छोटा सा ग्राफ डिस्कस करके फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। द कॉन्सेप्ट इज रिलेटिंग पावर डिसिपेटेड इन दी बैटरी। ठीक है ना? तो पावर डिसिपेटेड इन द बैटरी या इन द सेल। अच्छा, द वर्ड डिसिपेटेड का वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां पे हम ये बात कर रहे हो द रेट ऑफ एनर्जी दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू थर्मल एनर्जी, जो कि हमारे पास ड्यू टू लॉसेस आपके पास जो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लॉस जा रही है उसके रेट को आप पावर डिसिपेटेड का वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? तो बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि पावर लॉस इन द बैटरी का मतलब एनर्जी लॉस इन द बैटरी का रेडियस पर पावर लॉस इन द बैटरी का इफेक्ट हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस की कंपैरिजन से, इनकी वैल्यूज की कंपैरिजन से। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या किया है कि एक सर्किट बनाया है, जिस सर्किट के अंदर हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज आर, और उसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टर वेरिएबल रेजिस्टर लगाया है। इस वेरिएबल रेजिस्टर की वैल्यू मैं जीरो से इंक्रीज करके अप टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर तक लेके जा सकता हूँ। याद रहे कि जब मैं इसकी वैल्यू जीरो से स्टार्ट करूंगा तो इनिशियली द वैल्यू ऑफ आर विल बी लेसर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि डेफिनेटली ये जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन जीरो। कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, दो तीन चार पांच, जो भी वैल्यू नहीं चाहिए इसकी। तो जब मैं इसको जीरो वन टू थ्री पे रखूंगा तो माइट बी पॉसिबल डेफिनेटली ये इनिशियली इट वुड बी लेसर देन जीरो। at time it would be equals to the internal resistance, and फिर ग्रेजुअली जब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो इट वुड बी ग्रेटर देन दी इंटरनल रेजिस्टेंस। मैं पावर डिसिपेशन देख रहा हूँ कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू से कंपैरिजन के ऊपर जो पावर डिसिपेट हो रही है बैटरी के अंदर उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा कि जब मैं कहूँ कि आपके पास मैंने इस रेजिस्टर की वैल्यू को जीरो कर रखा था, if the value is zero, okay, ग्राफ में समझा दूं, ये पावर डिसिपेटेड एक्स एक्सिस के ऊपर बनाया हुआ है, वाई एक्सिस शोज
द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस। जीरो से स्टार्ट करेंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगी, एंड फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो मैं इसको वाजे भी कर दूं इस तरह कि देखें ये वाला जो एरिया है यहाँ पे रेजिस्टेंस इज लेसर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। एट दिस पॉइंट external resistance is equals to the internal resistance, and इस point पे external resistance is greater and could be much greater than the internal resistance। ठीक है ना, अब ये बात ध्यान में रखते हुए देखिए, जिस वक्त मैं इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू को रखता हूँ जीरो, मतलब बिल्कुल ही बंद हुआ हुआ है सर्किट, आपके पास करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है जी। अगर करंट आपके पास इस वक्त फ्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो पावर लॉसेस हैं वो जीरो है, पावर डिलीवर्ड भी आपके पास जीरो है, राइट। अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू को स्लाइटली स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो लेकर के आता हूँ, एंड इट्स स्टिल लेसर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो होगा क्या कि आपके पास एक ह्यूज, क्योंकि रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आपके पास है आर प्लस स्मॉल आर। अब क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है तो आपके पास जो करंट होगा ये फिक्स्ड है, करंट की जो वैल्यू होगी वो आपके पास बहुत ज्यादा होने वाली है। आइए बात समझ में, करंट की वैल्यू ज्यादा होने की, करंट की वैल्यू आपके पास ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। ग्रेजुअली इंक्रीज होने की वजह से जो पावर डिसिपेशन है वो आपके पास बैटरी के अंदर इंक्रीज हुए चली जा रही है, ठीक है। तो इनिशियली व्हाट वुड हैपन इज, इनिशियली आपके पास रेजिस्टेंस, बैटरी पावर डिसिपेशन जो होगी वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। अच्छा, पावर डिसिपेशन में बैटरी इंक्रीज क्यों कर रही है, क्योंकि बेसिकली ये जो इंटरनल ड्रॉप है मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, सही है ना। इसके अंदर जो लॉसेज है वो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। अब देखें आपके पास अगर करंट की वैल्यू आप ग्रेजुअली चेंज कर रहे हैं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है वो आपके पास क्या होता चले जा रहा है, इसके ऊपर एक पोटेंशियल आता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आपके पास इसके ऊपर एक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पावर डिसिपेट होना शुरू हुई है आपके पास, राइट। तो the value increases up till you reach a point जहां पर आपके पास जो external resistance है वो up to the value of internal resistance आपके पास पड़ती है। The peak power dissipation is at the point जब आपके पास external resistance internal resistance के equal होगी ना। द पॉइंट जब मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, मतलब जो लोड रेजिस्टर है, जो लोड लगाया हुआ है मैंने अपने सर्किट को अपनी बैटरी के साथ, उसको अगर मैं लार्जर वैल्यूज के ऊपर लेके चला जाऊं तो अब इवेंचुअली आपके पास क्या होगा कि अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, पहले ग्रेटर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो रहा था। तो जाहिर है कि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा थी, इसके ऊपर पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप हो रहा था, इसके ऊपर पोटेंशियल कम ड्रॉप हो रहा था। अब तो इनिशियल इसी वजह से पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होने की वजह से आपके पास जो एनर्जी है वो बैटरी के अंदर ही डिसिपेट हो रही है। अब अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस बढ़ा देता हूँ तो दो चीजें हो रही। पहली बात, इस एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ रहा है, द टोटल करंट ऑफ द सर्किट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। तो जो पावर डिसिपेट है वो एक्सटर्नल रेजिस्टर के ऊपर ज्यादा हो रही है, एंड यहाँ के वोल्टेज क्योंकि डिक्रीज किए चले जा रहे हैं तो इंटरनल ड्रॉप आपके पास डिक्रीज होता चला जाए। करंट के कम होने की वजह से भी आपके पास जो इंटरनल ड्रॉप की वैल्यू है ग्रेजुअली क्या हो रही है, डिक्रीज। तो जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे आपके पास ये पावर डिसिपेटेड इन द बैटरी डिक्रीज होती चली है, ठीक है। यूजली एग्जामिनर ने इस ग्राफ को, या तो ये एक आइडियल ग्राफ है या फिर एग्जामिनर इस ग्राफ को कुछ इस तरह बना के आपको देगा। ये बिल्कुल एक आइडियल ग्राफ हमने बनाया, एग्जामिनर इस ग्राफ को इस तरह भी बना करके दे सकता है, राइट। अब इसका इफेक्ट मैंने आपको बताया था, आपने मैंने आपको एक चीज जब इंटरनल रेलेशन समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि देखिए बाजू क्या होता है कि अगर मैं गाड़ी को लेट से के ऑन रखा हुआ है मैंने, ठीक है ना, हेडलाइट्स वगैरह ऑन रखी हुई है गाड़ी की, और उसके बाद में गाड़ी स्टार्ट करूँ तो होता क्या है कि हम ये देखते हैं कि गाड़ी ब्लिंक, मतलब जो हेडलाइट है वो थोड़ी सी डिम होती है मोमेंटेरली। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि इनिशियली आपके पास मैक्सिमम पावर डिसिपेट होती है कहाँ पर, बैटरी के अंदर। इस वजह से जो पोटेंशियल रिसीव्ड बाय द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो आपके पास रिड्यूस होता है। when the current flows properly तो उस वक्त आपके पास क्या होता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो यूजली कहा जाता है कि जैसे आप किसी जनरेटर को ऑन कर रहे हैं, ठीक है,
या फिर आप किसी गाड़ी वाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो आपके पास हेडलाइट्स है, जो भी चीजें आप बैटरी से रन कर रहे हो उसको आप वक्ती तौर पे बंद रखते हैं, आप हेडलाइट बंद कर लेते हैं, आप जो भी चीजें रन कर रहे हैं आप वो बंद कर लेते हैं, अगर म्यूजिक सिस्टम अगर आपने लगाया हुआ है, और उसके बाद आप ऑन करें, राइट। और यही एक रीजन था जिसमें मैंने कहा था शुरू में, कल मैंने एग्जांपल दी थी कि आपको जब जैसे एक्सटर्नल जनरेटर्स लगाए जाते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जनरेटर लगा दूं, मेरे घर पे कोई इवेंट हो रहा था, अब जनरेटर जो मैंने मंगवाया वो मेरे घर के इस्तेमाल का जो लोड है उससे काफी बड़ा, ठीक है ना। अब यूजली अगर मैं जनरेटर यहाँ पे लगाऊंगा तो उसकी पावर को, पावर डिसिपेशन को कम करने के लिए हमसे कहा जाता है कि जी लोड बढ़ाइए, एक्स्ट्रा फैंस ऑन करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा लाइट्स ऑन करवा रहे हैं। रीजन है इसके बैटरी की इंटरनल पावर जो वो कम से कम डिसिपेट हो रही है। बैटरी के अंदर पावर डिसिपेट होगी तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए बैटरी के अंदर पावर डिसिपेट होगी इसका मतलब ये है कि बैटरी आपकी इफेक्ट हो रही है, बैटरी खराब हो रही है, सर्किट पे इफेक्ट आएगा, आपके पास सर्किट को पावर कम मिल रही है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एमसीक्यूज के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना, तो वो हमने डिस्कस किया। अब क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चंस को जिस तरह देखेंगे मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के अंदर, फिर इसके कॉन्सेप्ट्स और हमारे पास इम्प्रूव होते चले जाएंगे। तो मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, अच्छा जैसे मैंने कहा था कि एक एमसीक्यू है, दो एमसीक्यूज ऐसे हैं जो मैं बिल्कुल चूज करवाना चाह रहा था पावर से रिलेटेड। तो पहले उन दो एमसीक्यूज को देखेंगे। एंड फिर हम जाएंगे पेपर टू की कैलकुलेशन की तरफ। तो सो दिस इज एमसीक्यू नंबर 88, ये आप देख रहे हो। आपसे यहाँ पे कहता है द रेजिस्टर पी क्यू एंड आर इन द सर्किट हैव इक्वल रेजिस्टेंसेस। इक्वल रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जनाब देखो, अगर ऐसा है कि इसकी भी रेजिस्टेंस आपके पास आर है, इसकी भी रेजिस्टेंस आपके पास आर है, और इसकी भी रेजिस्टेंस आपके पास आर है, ठीक है ना। उसने बोला द बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस ना होने के बराबर है, मतलब हम जीरो कंसिडर कर रहे हैं, सप्लाई टोटल पावर ऑफ 8 वॉट, 12 वॉट, 12 वॉट की पावर डिलीवर्ड है। अब ये 12 वॉट इसके अंदर, इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली नहीं डिपेंड करता है पोटेंशियल की वैल्यूज के ऊपर, डिपेंड करता है करंट की वैल्यूज के ऊपर। व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड बाय हीटिंग रेजिस्टर आर, आर के अंदर कितनी पावर डिसिपेट हो रही है ये निकाल, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले इसको मैं किस तरह सॉल्व कर सकता हूँ, आपने सबसे पहले इसमें करंट एंड वोल्टेज की डिवीजन चेक करनी है मेरे से। देखिए अगर मैं कहूँ कि यहाँ से एक करंट आ रहा है आई, दिस वुड बी द टोटल करंट ऑफ द सर्किट, क्योंकि बैटरी के जस्ट इमीडिएट बाद ही यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं हुई थी। आगे आने के बाद आपके पास एक जंक्शन आया था, जिस जंक्शन के बाद दो रेजिस्टर्स पैरेलल में जा रहे थे, अब इन दोनों रेजिस्टर की वैल्यू सेम है, तो इन दोनों के अक्रॉस, इन दोनों के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो इक्वल, और करंट की जो वैल्यू होगी वो टोटल का हाफ हो जाएगी। रीजन ये है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास सेम, तो हाफ एंड हाफ करंट टोटल दोनों में, राइट। चले, अब एक और बात, अगर मैं इसको पोटेंशियल पोटेंशियल के रिस्पेक्ट से पढ़ूं, तो मैंने कहा कि लेट्स से कि अगर इसको वोल्टेज मिल रहा है वी, तो इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा, इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस क्योंकि हाफ हो चुकी हुई है, तो इन दोनों को जो कंबाइंड पोटेंशियल, मतलब इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल आ रहा होगा दैट विल बी वी अपॉन टू, सही है जी। तो मैं इस तरह कहूँ कि अगर पावर इन रेजिस्टर पी, मैं इसको कह सकता हूँ इट इज आई वी, मैं इसको उसको कह सकता हूँ इट इज आई स्क्वायर आर, मैं इसको कह सकता हूँ इट इज वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है ना। हम तीनों तरीके से निकाल सकते हैं जो जो वैल्यूज हमारे पास है। अच्छा, पावर इन क्यू एंड पावर इन आर सेम होंगे। सेम क्यों होंगे, देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, सेम करंट फ्लो कर रहा है, और सेम पोटेंशियल आएगा जो डेफिनेटली पैरेलल में लगेगा, तो पावर दोनों की सेम होगी। वो पावर की वैल्यू क्या होगी, देखो पावर की वैल्यू है इनके, अगर मैं आई वी से निकालूं तो करंट जा रहा है इसमें हाफ, आई अपॉन टू, और पोटेंशियल आया इसमें हाफ, दैट इज वी अपॉन टू।
तो ये वैल्यू हो गई आपके पास आई वी अपॉन 4। इसी तरह अगर आई स्क्वायर आर से निकालने की कोशिश करते हैं तो देखो करंट इसमें इन दोनों में से गया था हाफ, ये स्क्वायर जो है वो बाहर लगा हुआ है इंटू आर। तो मैं अगेन इसको लिख सकता हूँ कि जनाब ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर अपॉन 4। अगर तुम इसको वी स्क्वायर ओवर आर से सॉल्व करते तो देखो करंट अगेन वोल्टेज इन दोनों को मिला था हाफ, तो फाइनली ये वैल्यू भी तुम्हारे पास आ जाती है वी स्क्वायर अपॉन 4 आर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पावर इन क्यू वो आपके पास पावर इन पी के 4 टाइम्स थी, 1/4 थी, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू पावर डिलीवर्ड डिसिपेटेड इन पी। अब बहुत ध्यान से सुनिए, ऐसा है कि जो 12 वॉट आपके पास डिलीवर हो रहा है ये क्यू के अंदर जा रहा है, पी के अंदर जा रहा है, क्यू में जा रहा है और आर में जा रहा है, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ कि पावर लेट से पी के अंदर मैंने इसको पी कहा, तो जो क्यू है उसके अंदर पावर गई थी पी अपॉन 4, जो रजिस्टर आर है उसके अंदर पावर गई थी पी अपॉन 4। ये टोटल पावर पी के बराबर है, 12 वोल्ट के बराबर है। तो यहाँ से मैं इसको कंक्लूड कर सकता हूँ कि 12 = 1.5 टाइम्स ऑफ पी, एंड पी की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 8 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि पावर जो यहाँ पे डिसिपेट हो रही है दैट इज 8 वॉट, और क्यू एंड आर में जो पावर हुई थी उसकी 1/4 थी। तो क्यू के अंदर भी जो पावर डिसिपेट होगी दैट वुड बी 2 वॉट, यहाँ पे भी जो पावर डिसिपेट होगी दैट वुड बी ऑफ 2 वॉट। तो जैसे मैंने कहा था कि इररिस्पेक्टिव के सीरीज में लगे हुए पैरेलल लगे हुए पावर जो होगी वो हमेशा ऐड अप की जाएगी। तो दी आंसर इज, अच्छा एमसीक्यू को इतना लंबा क्यों किया, आपको पावर का कॉन्सेप्ट समझाना था कि पावर की जो है वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली किस तरह होती है, ठीक है। तो इस एमसीक्यू से पावर की डिस्ट्रीब्यूशन समझी थी। अच्छा एक और एमसीक्यू है जो जिससे हम समझेंगे सर्किट, जिसमें किरचॉफ्स रूल भी आ रहा है, जिसमें आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ रही है। बड़ा जबरदस्त सवाल है। चलिए दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 266 इन माय फाइल, आप इसको गौर से देखिएगा। वो कहता है the circuit shown contains a resistor S that is neither in series nor in parallel with the other resistors। ये एक अजीब सी बात है कि ये जो रेजिस्टर एस है वो इन सब के साथ ना सीरीज में ना पैरेलल में, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी नहीं दे रखी है, मैं बोलूँ एस, ठीक है। उसके ऊपर ये दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं आपके पास, ठीक है। अब ये जो दो रेजिस्टर्स आप, अच्छा बात ये कि सर नीदर सीरीज नॉट पैरेलल का क्या मतलब, सीरीज में ना होने का मतलब ये है कि इसमें जो करंट जा रहा है वो सेम करंट किसी की तरफ नहीं जा रहा है। यहाँ से करंट आया इसमें डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड होगा, तो अलग अलग करंट है। यहाँ से अलग अलग करंट जा रहा है, इसमें अलग करंट जा रहा है, तो सारे रजिस्टर्स में करंट अलग जा रहा है, कोई भी सिमिलर करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा। तो ये सीरीज में तो नहीं हुआ। पैरेलल में क्यों नहीं है, अब इसका कॉन्सेप्ट समझा। पैरेलल में होने के लिए शर्त ये है कि वोल्टेज ड्रॉप जो आएगा वो सेम होना चाहिए था। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप किसी दूसरे पॉइंट के साथ मैच नहीं करता, मतलब ये ऐसा नहीं है कि इन दो जंक्शंस के साथ है या इन दो जंक्शंस के साथ है या इन दो जंक्शंस के साथ है, किसी जंक्शन के साथ ये पैरेलल में नहीं आ रहा। तो नीदर इन सीरीज क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि दिस रजिस्टर कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इन सीरीज और एज इन पैरेलल विद एनी अदर रजिस्टर, ठीक है। वो कहता है, अच्छा उसने यहाँ पे हिंट दे रखी है, Kirchhoff's law can be used with the data in the diagram to deduce the resistance of each of the two identical resistors R। अब ये दो identical resistors R कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला, ये identical resistors है। उसने हमसे बोला कि इसकी वैल्यू बतानी। अब आप देखो आपके पास बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है आपके पास 0.5 ओम्स, ठीक है। ये जो दो रेजिस्टर्स आपके पास मौजूद है इसकी वैल्यू ही मुझे नहीं पसंद, इसका कोई मतलब आपके पास काम ही नजर नहीं आ रहा मेरे पास, क्योंकि ना सीरीज में ना पैरेलल में, मुझे वैल्यू चाहिए इसकी। अब इसने आपको यहाँ पे हिंट दी कि आपने किरचॉफ लॉ यूज करना। सबसे पहले मैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज करता, ठीक है ना। करंट की डिवीजन चेक करते हैं, कौन सी वायर से कौन से रेजिस्टर से कौन सा करंट जा रहा है।
देखो यहाँ से आपके पास आ रहा था 4 एम्पियर के करंट, जो यहाँ पे गया 3। अगर यहाँ 3 चला गया है तो डेफिनेटली इस जगह से, मतलब यहाँ से 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक है। उसके बाद ये जो 3 एम्पियर का करंट आया था, इसमें से 0.5 इधर चला जाता है, तो ये जो सामने वाला रजिस्टर है इसमें जो करंट जा रहा होगा, इसमें से डेफिनेटली करंट जा रहा होगा 2.5 एम्पियर। ठीक है। अच्छा, 0.5 यहाँ से आया था, 1 एम्पियर यहाँ से आया था, ये जंक्शन पे एडअप हुए, एडअप होकर के इस वाले रजिस्टर, जो सेकंड रजिस्टर आ रहा है उसमें से जा रहा है, तो एडअप होकर के 1.5 हो गए। अब देखो यहाँ से जो करंट जा रहा होगा वो 1.5 है। एम आई डूइंग इट राइट? अब तक मैं सही कर रहा हूँ उसको चेक करने के लिए देख लो, यहाँ से 2.5 आ रहा है, यहाँ से आपके पास 1.5 आ रहा है, और ये आपके पास अगेन टुवर्ड्स द बैटरी जा रहा है, जो कि 4 एम्पियर के बराबर होना चाहिए था। 2.5 एंड 1.5 मेक्स 4 एम्पियर, तो इसका मतलब ये है कि मैंने करंट की जो डिवीजन की थी वो बिल्कुल सही की। ठीक है। अब मुझे चाहिए रजिस्टर्ड आर की वैल्यू। तो देखो किरचॉफ का अगर मैं सेकंड रूल लगाऊं, तो सेकंड रूल में मुझे बनाने हैं लूप्स। लूप मेरी अपनी मर्जी का होगा, तो मैं अपनी मर्जी से उन रजिस्टर्स को शामिल करूंगा जिसकी वैल्यू चाहिए, उन रजिस्टर्स को हटा दूंगा जिसकी वैल्यू ना गिवन है ना चाहिए। इन दोनों की वैल्यू गिवन नहीं है, इसकी वैल्यू चाहिए नहीं। ठीक है ना, तो मतलब ना गिवन रहना चाहिए, तो मतलब ये है कि मैं इनको ऐसा लूप बना लूं कि अब आप ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास निकल जाए। देखो लूप में क्या बना रहा हूँ, मैंने कहा लूप मैंने ऐसा बनाया कि दिस से ये यहाँ जाता है, सो दिस इज माई लूप एंड रिटर्निंग बैक टू दी बैटरी सेल, जो भी इसको नाम दिया। ठीक है। तो अगर मैं एक दफा हाईलाइट भी कर दूं, तो जो मैंने लूप बनाया है, सो दिस इज दी लूप। अब इस लूप में आप देखो कि वो जो अननोन रेजिस्टर्स हैं वो आ नहीं रहे, सिर्फ जो आपके पास रेजिस्टर्स आ रहे हैं, लूप का पार्ट जो है वो आपके पास क्या है, द इंटरनल रेजिस्टर और द अननोन रेजिस्टर। ठीक है ना। अब एक काम ये करो कि इसमें किरचॉफ सेकंड लॉ लगाओ। अब अगर मैं सेकंड लॉ की इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, तो सेकंड लॉ की इक्वेशन आप देखिएगा, मैंने कहा था ईएमएफ यहाँ पे बराबर होगा आई इंटू आर प्लस, अच्छा मैंने I1 कहा, इसको ऐसे I1 कह देते हैं, इसमें से दूसरा करंट जा रहा है तो I2 कह दिया, तो फिर I2 इंटू द सेम वैल्यू R प्लस, यहां से इसको भी सीरीज में कंसिडर करें ना, यहां से जो करंट जा रहा है दैट इज टोटल करंट 4 एम्पियर का। तो मैंने कहा ये हो गया आपके पास टोटल करंट इंटू स्मॉल आर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, आपको 12 वोल्ट का ईएमएफ लगा हुआ था। ठीक है। यहाँ से 1 एम्पियर का करंट थ्रू आर, 1.5 एम्पियर का करंट थ्रू अनदर आर, 4 एम्पियर का करंट थ्रू 0.5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटा दिस बिकम्स 2, जिसको मैं इज इक्वल्स टू इस तरफ ले जाकर के सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10। यहाँ से आर की वैल्यूज को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1.5 इंटू आर, और आर की वैल्यू मेरे पास 10/2.5 दैट इज 4 ओम्स आ जाएगी। तो बेटा शक्ल से इंतहाई खतरनाक दिखने वाला सवाल कि यार इसमें क्या होगा, दो की तो वैल्यूज नहीं, उसको लेबल ही नहीं किया हुआ, ना पी बोला ना आर बोला ना एस बोला ना टी बोला, उसका क्या करना है, एक रजिस्टर ऐसा लगा दिया जो ना सीरीज में ना पैरेलल में, उसका क्या करना है, अननोन वैल्यूज निकालनी है। ठीक है जी। तो इफ यू अप्लाई द प्रॉपर वे ऑफ किरचॉफ रूल, बेटा आप कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने किरचॉफ रूल का यूज भी देख लिया, यहाँ पर हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को लूप्स के अंदर किस तरह इन्वॉल्व करते हैं वो भी देख लिया था। अनवांटेड कंपोनेंट्स जिनकी वैल्यूज नहीं चाहिए उनको किस तरह कटाना है वो भी देख लिया। मैं वही लूप ऐसा बनाऊंगा वो खुद ही कट जाए। ठीक है। चलिए, देखो एमसीक्यूज बेशुमार है, जैसे मैंने कहा था कि यार देखो ये ऐसी कहानी है कि इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके पास ज्यादा आपको ये आपके लिए अच्छा होता रहेगा। ठीक है ना। अब हम पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। आप एक और चीज नोट करोगे कि ना पेपर 2 सॉल्व करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है ना, एज कम्पेयर टू पेपर 1।
तो मैं क्वेश्चन लेबल कर रहा हूँ इसकी रेफरेंस के साथ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। मई जून 9 पेपर 2 1। मई जून 9। मई जून 9 एक खास। मई जून 9 में बड़ी। मई जून 9 में खास बात यह है कि मई जून 9 में मैंने अपना पेपर दिया, ठीक है ना। तो आई वॉज इन माई ए एस लेवल मई जून 9 में। खैर ये हमारा वेरिएंट था नहीं, वरना मैं ये सॉल्व कर रहा होता अपने पेपर में, लेकिन मैंने यहाँ से। ठीक है, चलेंगे। अब और से देखते हैं। वो कहता है a network of resistors, each of resistor R is shown in figure 7.1। 7.1 जो है वो आपको पता चले, बेसिक से आसान वाले से स्टार्ट करें। ठीक है, एक नेटवर्क है आपके पास, उसमें कुछ रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, सबकी वैल्यू आइडेंटिकल है, सबकी वैल्यू आर है आपके पास। ठीक है, तो ये आर यहाँ से आ रहा है, फिर ये दो पैरेलल में जा रहे हैं, फिर यूं जा रहा है। अगर मैं इसका इक्वल, अच्छा एक बात पता है क्या है, अक्सर ये जो ऑड फेसेस होते हैं ना, तो ये हमें समझ नहीं आ रहे होते। अगर कभी कभी ऐसा लग रहा हो कि यार ये सर्किट थोड़ा सा तंग करने वाला सर्किट है, तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट जल्दी से बना लिया जाए। आपके पास ये पॉइंट ए था, ये रजिस्टर आ जा रहा है, फिर ये आपके पास दो रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, इसको पॉइंट बी एंड सी कह दो। ठीक है, इनको वाई और एक्स कह दिया आपने, और फिर ये यहाँ से एक रजिस्टर और ये पॉइंट जी है। तो दिस इज सिंपल एज दैट। आपने इसको फॉरन इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज कर ली अगर आपको समझ में ना आए। उसके बाद ये बोलता है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ आर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी। अच्छा, पॉइंट ए एंड सी। अब देखो यहाँ पर अगर मैं, वो कहता है कि ए एंड सी को आपने कंसिडर करना है, तो देखो ए एंड सी का मतलब ये है कि एक जंक्शन तुम्हारे पास गिरा, एक जंक्शन ये। अब इस जंक्शन में तुम्हारे पास क्या क्या आ रहा है, अब इसको करंट के थ्रू समझो। ए एंड सी का मतलब ये है कि मैंने ये कंसिडर करना है, मैंने इन दो को कंसिडर करना है, लेकिन मैंने क्या कहते हैं, इसको कंसिडर आपके पास नहीं होना है। ठीक है ना। तो आपके पास करंट ए इसमें से क्यों नहीं जाएगा, रीजन ये है कि ये आपके पास जो इसकी रेजिस्टेंस, अगर मैं देखूं पॉइंट ए और सी को, तो यहाँ से मेरे पास एक लीस्ट रेजिस्टिव पाथ बनता है। तो करंट यहाँ से क्यों जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस आपके पास कंसिडर नहीं होगी। तो ए और सी के दरमियान अगर कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू है तो दैट इज सिंपली आर। फिर बता रहा हूँ कि अगर मैंने इसको जंक्शन कंसिडर किया था, तो बेटा करंट तो मैं यहाँ से फ्लो कंसिडर कर रहा था। करंट चूजेज द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। करंट यहाँ से गुजरा, यहाँ से जाना करंट तस्वीर में नहीं लाया जाएगा, रीजन ये है कि लीस्ट रेजिस्टिव पाथ बस ये बन रहा है। तो एक ही रेजिस्टेंस की वैल्यू आई थी, दैट वाज आर, और हमने सिंपली लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन की सिंपलिसिटी पेपर 2 के अंदर उसके नंबर से पहचान लिया, एक नंबर की बात स्टेट कर दिया आपने। उसके बाद बोलता है बी एन एक्स। अच्छा, अब बी एन एक्स का मतलब ये है कि आपके पास जंक्शन एक ये है और एक ये है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास दो रेजिस्टर्स आर एन आर पैरेलल में आ रहे हैं, ये कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो बी एन एक्स को अगर मैं पैरेलल में सॉल्व कर रहा हूँ, तो इट्स जस्ट लाइक मैंने कहा कि एक रेजिस्टर आपके पास ये लगा हुआ था, एक रेजिस्टर आपके पास ये लगा हुआ था, एंड आपने इसको इस तरह सॉल्व किया। तो आर एन आर अगर दो वैल्यूज पैरेलल में लगेंगे, तो आपके पास इक्विवेलेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, आर अपॉन टू। ठीक है ना, हमने इसको प्रोडक्ट और सम से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, मैंने कहा था कि हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं कि अगर दो वैल्यू सेम लगेगी तो हम इसको डिवाइड कर दें। इसको क्या होगा, ये क्यों नहीं जा रहा, ए एन जी। अब आपसे टोटल पूछो, ए एन जी मतलब यहाँ से लेके यहाँ। तो आप इसको इस तरह देख लो, आपके पास आर इन सीरीज विद दीज टू पैरेलल इन सीरीज विद आर। तो आप इसको किस तरह सॉल्व कर रहे हो, आर ये वाला प्लस आर अपॉन टू, इन दोनों का कंबाइन इन सीरीज विद द थर्ड आर, जो कि ये है आपके पास। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास 2.5 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगी। तो मैंने आर अपॉन टू लिखा था, और ये 2.5 आर, एज सिंपल एज। ठीक है जी, चलो एक सेकेंड में देखेंगे, तो ये थोड़ा सा।
क्योंकि ये मेरे को पहले लो फ्लो में जूम ही बन गया। चलें जी, तो नेक्स्ट जो आपके पास क्या कहते हैं वो इसका पार्ट है, वो कहता है टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 and E2 and negligible internal resistance are connected into the network ए एज शोन इन फिगर 7.2। अब वो जो कनेक्शन था, वो जो पूरा आपने नेटवर्क देखा है, तो उसके साथ उसने एक बैटरी लगा दी E1 यहाँ पे, एक बैटरी लगा दी E2 यहाँ पे। ठीक है। अब उसने आपसे किरचॉफ लॉ को किस तरह इस्तेमाल करवाना है, ठीक है। तो मोस्टली आपके पास जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के अंदर किरचॉफ किस तरह लगे, एक हमने सॉल्व किया था, आपको याद होगा, बड़ा लंबा चौड़ा सा। The currents in the network are as indicated in figure 7.2. Use Kirchhoff's laws to state the relation between I1, I2 and I3। तो ये फर्स्ट लॉ की बात कर रहा है। I1, I2 और I3 के दरमियान रिलेशन जंक्शन की तरफ देखा था। I1 is coming towards the junction, I2 is coming towards the junction, I3 is leaving the junction। तो इसका मतलब ये है कि I1 and I2 would add up to make I3। ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा कि जनाब I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बोलता है बिटवीन E2 और I2 इन लूप बी एक्स बी सी एक्स वाई बी। अच्छा, बी सी एक्स वाई जी। तो आपके पास जो लूप इसने दिया है वो बी सी एक्स वाई एन जी। ठीक है। अच्छा, बी सी एक्स वाई एंड जी को अगर आप देखो तो आपने डायरेक्शन इसी वाली फॉलो करनी है। तो आपके पास अगर आप ईएमएफ देखो तो ईएमएफ की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, आपके पास ईएमएफ की वैल्यू आ रही है E2। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो करंट आपके पास फ्लो कर रहा है, करंट आपके पास फ्लो कर रहा है, सबसे पहले अगर मैं ये वाली डायरेक्शन कंसीडर करा, ठीक है, तो आपके पास नेगेटिव में I2 दैट पासेस थ्रू R, उसके बाद नेगेटिव में I3 दैट पासेस थ्रू अगेन R। तो आप चाहो तो इसको एज इट इज लिख सकते हो, या फिर आप लिखो कि सर माइनस इंटू डायरेक्शन की वजह से इज इक्वल्स टू I2 R प्लस I3 इंटू R। ठीक है। इक्वली गुड दोनों फॉर्म्स में तुम जिस तरह इसको लिखना चाहोगे इट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है। तो मैंने कहा, मैंने इसको लिखा माइनस इंटू इज इक्वल्स टू I2 इंटू R प्लस I3 इंटू R। राइट। चलो, उसके बाद आपसे ये पूछता है बिटवीन E1 E2 R I2 I1 एंड लूप ए बी सी एक्स वाई जी ए। ठीक है। पहले अपना लूप हाईलाइट कर लो, ए बी सी एक्स वाई जी ए। तो लूप जो है वो आपके पास ये वाला है। ठीक है। और इस लूप के अंदर आपके पास बस ये जो सेंटर वाला जो आर है, I3 वाला, ये नहीं आ रहा। अब ईएमएफ का सम देखो तो E1 एंड E2 पॉजिटिव इन फ्रंट ऑफ पॉजिटिव लगा हुआ है, तो आप इसको लिखोगे जनाब E1 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ये -E2। ठीक है। और उसके बाद उसने आपसे कहा, सॉरी, उसके बाद आप लूप देखोगे, आपके पास एक पहला ड्रॉप आ रहा है I1 इंटू आर, दूसरा ड्रॉप आपके पास आ रहा है इस वाले रजिस्टर के अंदर। लेकिन यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्योंकि ऑपोजिट है लूप की डायरेक्शन के, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा -I2 इंटू आर। राइट।
फिर फाइनली आपके पास ये थर्ड रजिस्टर आ रहा है जिसमें से अगेन I1 ही जा रहा होगा और लूप की डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है, तो ये हो जाएगा अगेन आपके पास प्लस I1 इंटू आर। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो कि E1 माइनस E2 इज इक्वल टू, मैं इसको ट्वाइस करके लिख देता हूँ, ट्वाइस ऑफ I1 इंटू आर माइनस I2 इंटू। अच्छा, अब इस टाइप के आप बड़े सारे क्वेश्चन देखेंगे जहां पे उसने आपसे सिर्फ और सिर्फ लूप्स की सर्किट दे करके लूप्स बता करके उसकी इक्वेशंस बना रखी हुई है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेपर क्वेश्चन टू जो आप देख किरचॉफ सुनी के क्वेश्चन देख रहे होंगे वो कुछ इस तरह देख रहे होंगे। चलें, देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस जो मैंने मार्क करके रखे हुए हैं एज ए बिगिनिंग क्वेश्चंस। तो उसमें से वन ऑफ द क्वेश्चन इज दिस। आज अगर हम सारे नहीं भी कर पाए इस लेक्चर के अंदर कवर, तो हम डेफिनेटली वी हैव मोर प्रैक्टिस सेशंस जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो ये टॉपिक है इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 एंड November 13 पेपर 2-3, पेपर 2-3 November 13। ठीक है, ये रेफरेंस आप अपने पास लिख लिया करें जो जो क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। एमसीक्यूज में भी आप देखते हो कि रेफरेंस लिखा हुआ होता है, तो वो भी आप साथ साथ डेली करते रहा करो। यहाँ पे वो आपसे बोलता है कि अ बैटरी कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर R of resistance 5 ohms is shown in figure 6.1। ठीक है, एक रजिस्टर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये लगा हुआ आपके पास 9 वोल्ट की आपके पास बैटरी लगी हुई, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू अननोन और दी हुई है। यही बात उसने इस तरह यहाँ पे समझाई कि electromotive force is 9, the internal resistances are, the potential difference across the battery terminal is 6.9। मतलब जो टर्मिनल पोटेंशियल मेरे पास आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज 6.9। और अगर मैं ये कहूँ कि जो मेरे पास लोड रजिस्टर है उसको भी 6.9 वोल्ट मिल रहे होंगे, तो गलत नहीं है क्योंकि और कोई रजिस्टर तो आपके पास लगा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल आ रहा होगा ये वही पोटेंशियल है क्योंकि बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर आपको मिलता है 6.9 अगेन। तो ये चीजें पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। कुछ बोला यूज एनर्जी कंजर्वेशन टू एक्सप्लेन व्हाई द पीडी अक्रॉस द बैटरी इज नॉट इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी आ रहा है वो ईएमएफ की वैल्यू के बराबर नहीं है। कंसिडर दी एनर्जी वाली बात है। तो आपने सिंपली ये लेना है, सिंपली ये लिखना है कि ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी अ फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वुड डिसिपेट एज हीट एज थर्मल एनर्जी विद इन द बैटरी, जिसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप वुड बी देयर एंड आपके पास जो टर्मिनल्स पे पोटेंशियल आ रहा है दैट इज लेसर देन दैट द ईएमएफ, द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो हम इसको लिख किस तरह रहे लिखेंगे, लिखेंगे ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, due to the internal resistance of the battery, a fraction of its energy, a fraction of energy is dissipated within the battery. Hence, the potential at the terminals is lesser than EMF। ठीक है, EMF की वैल्यू से भी थोड़ा सा कम है। उसके बाद ये बोलते थे करंट इन दी सर्किट। तो देखो करंट इन दी सर्किट को किस तरह सॉल्व करोगे। करंट के लिए आपने कहा कि जनाब EMF was equals to या is equals to आपके पास करंट इन दी सर्किट
स्मॉल, अच्छा स्मॉल आर तो आपके पास गिवन नहीं है, तो आप इस तरह नहीं निकाल सकते। अब आप करंट इन सर्किट किस तरह निकालोगे, आप सिंपली इसका करंट निकालोगे, ठीक है ना। तो आप इसको इतने लंबे मेथड से नहीं करोगे, जो करंट आपके पास इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से जा रहा है वही करंट इन सर्किट है। तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 और वोल्टेज की वैल्यू है 6.9। तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर रहे हो, V इज इक्वल टू आई इंटू आर से, ठीक है। वोल्टेज जो है दैट इज 6.9 अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एंड आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू थी उसकी 5, और यहाँ से आप करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो करंट की वैल्यू आप मेरे साथ साथ कैलकुलेट कीजिएगा। करंट की वैल्यू आपके पास आ रही है, मेरा 6.9 बाई 5, 1.38। तो टू सिग्निफिकेंट फिगर पे हम इसको लिखेंगे 1.4 एम। ये याद रखिएगा कि पेपर 2 सॉल्व करते वक्त आपके ये जो स्टेप्स हैं, ये जो चाल चलन है आपकी, आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं और फिर अपने आंसर को कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर लिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद इसमें बोला था इंटरनल रेजिस्टेंस आर। अब आप वो वाली चीज करेंगे जो मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा था। तो देखिए आपके पास द ईएमएफ इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल लॉस, ठीक है, माइनस द इंटरनल लॉस। अब आपको पता है कि आपके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस पे लॉस आ रहा है दैट वुड बी 9 माइनस 6.9, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाता है 2.1, ठीक है। तो V इक्वल्स टू आई आर अब मैं यहाँ लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर। 2.1 मैंने वोल्टेज रखा, ये वो वोल्टेज है जो इंटरनल रेजिस्टेंस में से जा रहा था, और करंट वही फ्लो करेगा जो सर्किट का टोटल करंट है जो मैंने ऊपर निकाला था, दैट वाज 1.4। तो यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज 2.1 बाय 1.4, 1.5 ओम्स, ठीक है। 1.5 ओम्स का मेरे पास ये इंटरनल रेजिस्टेंस लगा था, ठीक है। सो लेट्स सी इफ यू हैव समथिंग एल्स। अच्छा, आगे ये बोलता है आपसे कैलकुलेट द बैटरी, कैलकुलेट फॉर द बैटरी इन द सर्किट द टोटल पावर प्रोड्यूस। बैटरी कितनी पावर प्रोड्यूस कर रही है। देखो, अगर बैटरी की पावर प्रोड्यूस की बात हो रही है तो आप करोगे ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय दी टोटल करंट। देखो, बैटरी प्रोड्यूस तो टोटल कर रही है, वो इंटरनल की वजह से लॉस हो रहा है वो करेक्ट है। तो आपने जो ईएमएफ था आपके पास दैट वाज 9, और जो करंट था दैट वाज 1.4 एम्पियर्स, ठीक है। तो द पावर produced by the battery is 9 into 1.4, that makes it 12.6 watt। इसको मैं 13 वोल्ट लिखूंगा, ठीक है। उसने आगे बोला एफिशिएंसी निकालनी। अब देखो, एफिशिएंसी आप किससे निकालोगे, एफिशिएंसी आपके पास होता है आउटपुट ओवर इनपुट। तो जो आउटपुट है वो आपके पास पावर ऑफ दी एक्सटर्नल रेजिस्टर है, वो उसके अक्रॉस आपके पास जो करंट जा रहा था, जो पोटेंशियल था दैट वाज 6.9, और जो करंट जा रहा था दैट वाज 1.4। आई स्क्वायर आर से भी निकाल सकते थे, किसी भी तरह निकाल सकते थे। तो जो पावर डिलीवर की जा रही, तो डिलीवर्ड पावर की वैल्यू आपके पास 6.9 इंटू 1.4, 9.66 है। मैं इंटरमीडिएट वैल्यूज को राउंड ऑफ करने के सख्त खिलाफ हूँ, तो मैं इसको राउंड ऑफ नहीं कर रहा, ठीक है। और जो टोटल इनपुट जो बैटरी ने आपको डिलीवर करके दी थी वो 12.6 थी। तो जैसे मैंने कहा कि मैं इंटरमीडिएट वैल्यूज को रॉ लिखने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे यहाँ से इसको इंटू 100 कर देना, जैसे आपने एफिशिएंसी आप निकालते हैं, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो 9.66 बाय 12.6, दैट मेक्स इट 76.67। तो मैं इसको 77% लिख सकता हूँ। तो द एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी इज 77%, ठीक है। चले, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही छोटे से दो क्वेश्चंस, दो एमसीक्यूज देख लिए थे, दो पेपर टू देख लिए थे, ठीक है। और एक हम लोगों ने ग्राफ देखा था आज के लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर विल बी मूविंग फॉरवर्ड। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पोटेंशियल डिवाइडर से स्टार्ट करेंगे, एंड पोटेंशियल डिवाइडर देन हम पोटेंशियल मीटर की तरफ जाएंगे, एंड वंस वी आर डन विद ऑल द टॉपिक्स तो फिर हम इसके एक्सटेंडेड सेशंस रखेंगे फॉर दी पास
ओनली, ठीक है ना, इसको क्योंकि इसकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं लेकिन अभी तक क्वेश्चन के अंदर वो टकराए नहीं है हमें, तो वो हम वंस वी आर डन विद ऑल द टॉपिक्स, हम वहाँ पे फिर उसके पास सेशन रख लेंगे। ठीक है।